हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 18 एंड आर्टिकल 19, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। आर्टिकल 18 तो हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बेसिकली आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। आर्टिकल 19 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको समझना है ध्यान से, जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना है, लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 18 में हम लोगों ने आर्टिकल 18 क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3 देखा था। 18 क्लाउज 1 क्या कहता है? कहता है कि स्टेट किसी को कोई टाइटल नहीं देगा, कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है। 18 क्लाउज 2 क्या कहता है? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कोई सिटीजन है, तो वो विदेश से कोई बाहर से कोई टाइटल प्राप्त नहीं करेगा, बाहर से कोई उपाधि नहीं लेगा। और 18 क्लाउज 3 ये क्या कहता है? अगर कोई फॉरेन सिटीजन है, वो अगर भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर है, तो वो विदेश से यानी कि बाहर से कोई भी टाइटल जो लेगा, मतलब वो किसके परमिशन पर लेगा? राष्ट्रपति के अनुमति के बाद लेगा, राष्ट्रपति के परमिशन के बाद लेगा। और दोस्तों याद रखिएगा आर्टिकल 18 क्लाउज 4 ये क्या कहता है? अगर कोई पर्सन भारत सरकार में, पर्सन का मतलब क्या, यहां पर सिटीजन है नॉन सिटीजन दोनों आएंगे। अगर कोई पर्सन भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर है, भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर है, इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वह विदेशी राज्य से कोई गिफ्ट, विदेशी राज्य से कोई गिफ्ट, इमॉल्यूमेंट या प्रेजेंट राष्ट्रपति के परमिशन के बिना नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के परमिशन के बिना नहीं लेंगे। बिना नहीं लेंगे। समझना क्या कहना चाहता है ये? क्या कहना चाहता है ये? सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ये कहता है अगर कोई व्यक्ति है, वो भारत सरकार में लाभ के पद पर है, यानी पैसा उसको कौन? भारत सरकार दे रही है किसी ना किसी तरीके से, सैलरी उसको भारत सरकार के फंड से मिल रहा है, तो वो विदेश से किसी भी प्रकार का ना तो कोई गिफ्ट लेगा, ना ही कोई इमॉल्यूमेंट लेगा। यानी कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कार, गाड़ी, घर, है ना, या फिर और मोबाइल फोन, लैपटॉप, है ना, कुछ भी ज्वेलरी, ये गिफ्ट होगी। इमॉल्यूमेंट का मतलब कि कुछ धनराशि दे दी, 5 लाख, 10 लाख, 51 लाख, 1 करोड़, या फिर प्रेजेंट किसी तरह का वो नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद लेंगे। क्योंकि सर ऐसा क्यों किया गया? जैसे मान लीजिए कि आप, है ना, अभी सीडीएस निकाल लेते हो, एनडीए निकाल लेते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी आप बन जाते हो, ठीक है ना। निकालने के बाद आपको लगता है यार कि मुझे ना अब यूपीएससी करना है, डीएम बनना है, मतलब कलेक्टर बनना है। और मान लीजिए कि आप नहीं, खुशी जी आर्टिकल 18 क्लाउज 3 ये नहीं है। आर्टिकल 18 क्लाउज 3 किसकी बात करता है? टाइटल की बात करता है। पढ़िए जाकर वहां पर खुशी बाबू। आर्टिकल 18 क्लाउज 3 क्या कहता है? कि कोई भी फॉरेन सिटीजन, वहां पर पर्सन नहीं, सिर्फ फॉरेन सिटीजन की बात करी गई है कि कोई फॉरेन सिटीजन, दो फर्क है वहां पर, कि कोई फॉरेन सिटीजन विदेशी राज्य से कोई टाइटल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लेगा, अगर वो भारत सरकार में लाभ के पद पर है तो। ओके, लेकिन 18 क्लाउज 4 देखिए क्या कहता है? ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों की बात करता है, और ये टाइटल की नहीं बल्कि किसकी बात करता है? गिफ्ट, प्रेजेंट और इमॉल्यूमेंट की बात करता है। मान लीजिए खुशी जी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेती हैं, आप आईएएस के लिए ट्राई करती है, लेकिन आपका रैंक थोड़ा गड़बड़ होता है, आपको आईएफएस मिलता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज आपको मिला।
इंडियन फॉरेन सर्विसेज आपको मिला, आप रसिया में या यूक्रेन में या फिर आयरलैंड में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप क्या होता है, आप राजदूत लगते हैं, एम्बेसडर बन जाते हैं, हाई कमिश्नर बन जाते हैं, उच्चायुक्त बन जाते हैं। मान लीजिए कि आप रूस में क्या है, भारत के राजदूत हैं, ठीक है। रूस की सरकार आपको क्या कर रही है, रूस की सरकार आकर आपको करिए, खुशी जी आपको ना मैं एक बहुत बढ़िया सा विला क्या करता हूं, गिफ्ट करता हूं, बहुत एक बढ़िया सा घर है, बहुत खूबसूरत मकान बनवाया हुआ है आपके लिए, चलिए आप ले लीजिए। आप वो नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकते। कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हो सकता है कि आप उस घर के बदले, उस गिफ्ट के बदले, उस इमोल्यूमेंट के बदले, उस प्रेजेंट के बदले आप भारत सरकार की कुछ जानकारी रूस के साथ क्या कर दें, आप साझा कर दें। भारत सरकार की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप रसिया के साथ साझा कर दें। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के अनुमति के बिना, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1954 का समय। 1954 पद्म अवार्ड की शुरुआत होती है भाई साहब। किसकी शुरुआत होती है? पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई। पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई, याद रखिएगा, पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई जिसमें कि भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान। भारत रत्न में याद रखिएगा दोस्तों एक चीज कि देयर इज नो एनी मॉनेटरी बेनिफिट, देयर इज नो एनी मॉनेटरी अवार्ड इन, कोई पैसा नहीं दिया जाता है भारत रत्न में। भारत रत्न में क्या दिया जाता है? पीपल के पत्ते के सेब का वो जो होता है ना, वो दिया जाता है ना। याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल हटा देंगे, है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा भारत रत्न की शुरुआत होती है पद्मश्री, पहले पद्म विभूषण लिख लो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्मश्री की शुरुआत हुई, एंड पद्मश्री की शुरुआत हुई। यानी कि 1954 में ये अवार्ड जो है, ये जो पद्मा अवार्ड है, इसका गठन किया गया कि कोई भी किसी भी फील्ड में एक्सीलेंट वर्क करता है, कोई भी किसी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करता है, तो वी विल गिव सम अवार्ड्स टू दोज पर्संस। उन पर्संस को हम उनके जो मतलब टैलेंट है, उसका जो वर्क है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका जो मेरिट है, उसको पुरस्कृत करने के लिए क्या करेंगे? हम उन्हें अवार्ड दिया करेंगे। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड हम दिया करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं ये 1954 में इसकी शुरुआत होती है और 1977 जनता पार्टी की सरकार आती है। 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनता है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनता है भारत के 1977। और जनता पार्टी जब आती है तो जनता पार्टी आने के साथ क्या करती है? इस पद्म अवार्ड को देना बंद कर देती है। कहती है ये पद्म अवार्ड जो दिया जाता है ये आर्टिकल 18 क्लाउज 1 का वायलेशन है। इससे आर्टिकल 18 क्लाउज 1 का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 18 क्लाउज 1 में साफ साफ लिखा है कि स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी पर्सन। यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई मतलब उपाधि प्रदान नहीं करेगी। तो हाउ, कैसे सरकार ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये कैसे दे रही है? ये आर्टिकल 18 क्लाउज 1 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, हम ऐसा नहीं करेंगे। 77 में देना बंद। 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार, फिर से इसकी शुरुआत हो गई। ठीक, और याद रखिएगा इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण केस आता है। भारत रत्न के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, ये एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिया जाता है क्या? नहीं, नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिया जाता है। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, जैसे याद रखिएगा फॉरेनर में नेल्सन मंडेला,
उनको भी दिया गया है, वो भारत के नागरिक नहीं है। किसी एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। और याद रखिएगा, जब भारत रत्न की बात करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है कि इसे हर साल दिया जाए, हर वर्ष दिया जाए। याद रखिएगा, जब भारत रत्न की बात करते हैं, कहेंगे सर किसको भारत रत्न दिया जाता है? आपने किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपने एक्सेलेंट वर्क किया है, बेहतरीन कार्य किया है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। सर इकोनॉमिक बैकवर्ड्स क्लासेस एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डिफरेंस है या दोनों सेम? देखिए, दोनों लगभग सेम है एलिशा जी। उस समय जो यूज किया गया था जब 1991 में, तो ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वर्ड का यूज किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान की सरकार ने उसे बैकवर्ड नहीं बल्कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम दिया। ठीक है। बीजेपी के फाउंडर जो हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। इसके ऊपर एक दोस्तों फिर क्या आता है, केस आता है। यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक सभी ने नोट कर लिया? आगे चलें, आगे चलें हम लोग। यहां तक सभी ने नोट कर लिया है? चलिए, गुड गुड, वेरी गुड। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण केस आता है, याद रखिएगा, बालाजी राघवन, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों ये चैलेंज किया जाता है, इसको आर्टिकल जो भारत रत्न और ये सब जो है, सर ये सही, मतलब सवाल पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि सर ये बताइए, जो स्टेट, जो भारत सरकार के द्वारा ये जो दिया जाता है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, क्या ये आर्टिकल 18 क्लाउज 1 का वायलेशन नहीं है? और ये जो लोग अपने नाम के आगे लगा लेते हैं भारत रत्न इंदिरा गांधी, या भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, या भारत रत्न देश, भारत रत्न दैट, सर ये क्या आर्टिकल 18 क्लाउज 1 का वायलेशन नहीं है? किसी व्यक्ति को पद्मश्री सर सरकार दे रही है तो वो व्यक्ति अपने नाम के साथ पद्मश्री समथिंग यूज करता, पद्मश्री एक्स, पद्म विभूषण एस, पद्म विभूषण वाई। सर ये आर्टिकल 18 क्लाउज 1 का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सभी, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी यानी कि पद्म अवार्ड एक सम्मान है। पद्म अवार्ड क्या है? एक सम्मान है। यानी कि ये सभी क्या है? एक ऑनर है, ना कि टाइटल, ना कि क्या है? टाइटल, ना कि उपाधि। इसलिए इसे दिया जा सकता है, इसलिए पद्म अवार्ड दिया जा सकता है, इसलिए पद्म अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति इस पद्म अवार्ड को यानी दिया जाता है, मान लीजिए कि भारत रत्न दिया जाता है किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अगर दिया जाता है, तो वो अपने नाम के आगे इसका यूज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट यूज दीज अवार्ड्स, दीज ऑनर्स बिफोर देयर नेम। कि मान लीजिए हमको मिल गया पद्मश्री, मिल गया मान लेते हैं, तो मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता हूं पद्मश्री ज्ञान प्रकाश झा, नहीं लगा सकता। अगर ऐसा मैं करता हूं तो यह अवार्ड हमसे वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। इस चीज को याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई इस अवार्ड का, यानी ये जो सम्मान है, अगर इसको अपने नाम के आगे लगाता है तो उसका अवार्ड वापस ले लीजिए, क्योंकि ये सम्मान है ना कि टाइटल, ये एक ऑनर है ना कि एक उपाधि। क्लियर? इंपॉर्टेंट नहीं है पंकज जी, वर्तमान में लगभग 470 है, 460 के आसपास है वर्तमान में पंकज बाबू। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो घटता बढ़ता रहता है ना। क्लियर है? यहां तक ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या कहा कि पद्म अवार्ड जो है एक सम्मान है ना कि टाइटल, तो इसलिए पद्म अवार्ड जो है दिया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा था। हाँ, पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वह है निशान पाकिस्तान, जैसे भारत में क्या है, भारत रत्न। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19। हाँ जी, आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर मिलिट्री अवार्ड पीवीसी एसी नेम के साथ लगा सकते, वो अवार्ड नहीं होता, वो मतलब जो होता है ना मिलिट्री का जो टाइटल है वो लगा सकते हैं आप, है ना। मिलिट्री में जो मिलिट्री टाइटल है उसको आप लगा सकते हैं, है ना।
चलें आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 19। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। सर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 लगभग सेम ही है ना? हाँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 देखिए क्या कहता है। वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्या है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और वहां पर ये क्या कहा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कि ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। यानी कि ईडब्ल्यूएस अगर कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान बना सकती है सरकार। और 16 क्लॉज 6 चूंकि बात करता है किसकी? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में कहा गया है कि जो 15 क्लॉज 6 ने पावर दे दिया कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, और 16 क्लॉज 6 में उसी का यूज करते हुए क्या डाल दिया कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें रिजर्व रहेगी गवर्नमेंट जॉब्स में। आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 19, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू लिबर्टी। दोस्तों जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 के बारे में याद रखिएगा, ये जो है दोस्तों इट इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, इट इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिटीजन को प्राप्त है। दूसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका एक नेचुरल राइट भी है। ये क्या है? आपका प्राकृतिक अधिकार है, यानी कि नेचुरल राइट है ये। व्हाट इज नेचुरल राइट? नेचुरल राइट का मतलब क्या है? हाँ, ये एक रैंक है, लगा सकते हैं सोनू जी, है ना, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, स्वतंत्रता के अधिकार की, ये सिर्फ और सिर्फ किसे? नागरिकों को प्राप्त है, और ये एक नेचुरल राइट है। जैसे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो राइट्स हैं, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए किसकी बात करता है? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी फ्रीडम ऑफ असेंबली, सभा करने का अधिकार, राइट टू असेंबली, सभा करने का अधिकार। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज डी राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में किसी भी क्षेत्र में निर्बाध आबाद घूमने की स्वतंत्रता। ये सभी राइट्स जो हैं आपको जन्म, यानी कि आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ आपको ये अधिकार मिल जाते हैं। जैसे आपको भूख लगता है, आपको पॉटी आती है, जैसे जन्म लेता है बच्चा, भूख लगता है, पॉटी आती है उसे, वो रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देगा। रोना शुरू कर देगा मतलब वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है, अपने विचार प्रकट कर रहा है, अपने विचार प्रकट कर रहा है वो कि भाई मम्मा मुझे भूख लगा है ना, क्लियर? या कुछ तकलीफ होती है बच्चा रोना शुरू, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो रो करके अपना क्या करता है? विचार प्रकट करता है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो घूमना फिरना शुरू कर देता है, चलना फिरना शुरू कर देता है, एक इधर से उधर, इधर से उधर। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ मिलेगा, स्कूल जाएगा, क्लास में जाएगा, खेलने जाएगा, यानी असेंबल हो रहा है। थोड़ा और बड़ा होगा, यूनियन वगैरह बनाएगा, स्टूडेंट यूनियन, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन, है ना। थोड़ा और बड़ा होगा मतलब अपना वो घर बसाना शुरू करेगा, रेजाइड करेगा, सेटल करेगा। थोड़ा और बड़ा होगा, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ये सब करेगा वो। यानी कि ये जो अधिकार है दोस्तों, ये अधिकार आपको जन्म के साथ मिला है, जन्म के साथ आपको यह अधिकार मिलता है। इसलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं क्या? नेचुरल राइट कहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए। हाँ कोमल अभी बात करेंगे उसकी, जस्ट वेट थोड़ा सा।
अब यहां पर देखिए इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट राइट्स हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर राइट है, टोटल इसके अंदर 6 राइट्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है इसका मतलब? वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आप अपना कुछ भी, आपके थॉट हैं, आपका कोई विचार है, आपका कोई ओपिनियन है, आप उसे किसी भी माध्यम से लिख करके, बोल करके, वीडियो बना करके, प्रिंट करके, है ना, जैसे मन हो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे प्रकट कर सकते हैं। ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए आपको सिर्फ अपने ही विचार को प्रकट करने की आजादी नहीं देता है। मान लीजिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता हूं। मैं कहूंगा भाई साहब इधर मेरे विचार लिख के प्रकट करिए, मेरे जो विचार हैं मैं बोल के प्रकट करिए। यानी कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार नहीं देता। आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत आपको दूसरे के विचार को भी प्रकट करने का अधिकार है। आप किसी दूसरे के विचार को भी क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं, उसके ओपिनियन को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह दोस्तों याद रखिएगा, आपको साइलेंट रहने का, यानी आपको कोई विचार प्रकट नहीं करना, आपको चुप रहने का भी अधिकार देता है, साइलेंट रहने का भी अधिकार देता है। कौन? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, यानी कि राइट टू साइलेंस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? वाक का मतलब कि बोलकर, बोलना, है ना कृष्णा जी, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं, ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है, इसके तहत ही मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता जो है, मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि ये जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है, ये क्या कहता है? कोई भी सिटीजन, है ना, कोई भी सिटीजन, सिटीजन का मतलब क्या है? दिस फंडामेंटल राइट इज ओनली अवेलेबल टू हुम? दिस फंडामेंटल राइट इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजंस। कोई भी सिटीजन अपने विचार को लिखकर, बोलकर या किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा, है ना, या फिर ट्विटर के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, रील्स के द्वारा, है ना, माध्यम से प्रकट कर सकता है, किसी माध्यम से प्रकट कर सकता, ये आजादी देता है। कौन? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो हम बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। क्लियर है यहां तक जी? आगे चलें, हाँ या नहीं? ठीक है, गुड, वेरी गुड। बात करते हैं दोस्तों, ये जो आर्टिकल 19 है, इसके तहत कई सारे फंडामेंटल राइट हैं, याद रखिएगा। जैसे अपने विचार के साथ साथ, अपने विचार के साथ दूसरे के विचार को प्रकट करने का अधिकार, दूसरे के विचार को प्रकट करने का अधिकार, दूसरे के विचार को प्रकट करने का अधिकार, यानी एक्सप्रेस करने का अधिकार, यह भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने ही विचार को प्रकट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सप्रेस ओनली योर ओन ओपिनियन।
किसी और के भी विचार हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। दूसरी बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा राइट टू साइलेंस यानी चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार यानी कि ये भी आपका क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। किसके तहत, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे कि राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स, निजी भवन पर राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, निजी भवन पर राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, यह भी आपका क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। किसके तहत, एज पर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए। इससे रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको जानते हैं हम लोग नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कब आता है, इन 2004। होस्ट का मतलब फहराना, हाँ सोनू जी याद रखिएगा। नवीन जिंदल क्या करते हैं, अपने प्राइवेट बिल्डिंग पर, अपने यहां पर तिरंगा लगाकर घूमते हैं, ठीक। जब वो तिरंगा लगाकर घूमते हैं तो उनको पुलिस क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। कहती है कि आपको पता नहीं है, आप जो है इस मतलब जो नेशनल फ्लैग है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत नेशनल फ्लैग को आप निजी भवनों पर नहीं फहरा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी भवनों पर ही फहरा जाएगा, वो भी कब, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त, उस दिन फहराया जाएगा। आपको इतना पता नहीं है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हमारा कहता है। नवीन जिंदल, जिंदल स्टील का नाम सुने हो, है ना, उसके मालिक थे नहीं, अभी भी हैं, है ना। नवीन जिंदल सांसद भी रहे हैं हरियाणा से। जिंदल ग्रुप जो है उसके मतलब मालिक हैं, उसमें जिंदल स्टील या और भी कोई हैं, कई सारी कंपनियां हैं इनकी, बहुत बड़े बिजनेसमैन। याद रखिएगा ये जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वो क्या कहता था कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी भवनों पर फहराया जाएगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, और वो भी कब, जो 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे दिनों में। तो नवीन जिंदल को क्या किया जाता है, कहता है कि भाई आप फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का उल्लंघन कर रहे हैं, ये जो तिरंगा है इसको हटाइए, नहीं फहरा सकते आप। वो चले गए, कहा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि डियर सुप्रीम कोर्ट, हमारे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए का वायलेशन हो रहा है। कहेंगे कैसे हो रहा है वायलेशन आपका? सर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। सर मुझे अपने देश के प्रति प्यार दिखाना है, हम अपने देश के प्रति प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमारे देश के प्रति, इंडिया के प्रति जो लव है हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सर कैसे करें? हम अपने नेशनल फ्लैग को, हम अपने ट्राई कलर को अपने दिल के पास लगाना चाहते हैं, यहां पर रखना चाहते हैं, हम अपने बिल्डिंग्स पर लगाना चाहते हैं, हम अपने ऑफिस में लगाना चाहते हैं। सर ये हमारे देश के प्रति जो प्यार है ना उसको एक्सप्रेस करता है, और ये सर गवर्नमेंट कैसे इसे छीन सकती है? सर ये आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट कहती है यस, आप बिल्कुल सही हैं जिंदल साहब, आज के बाद से राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग इन प्राइवेट बिल्डिंग्स, अपने निजी भवनों पर राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, यह भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्योंकि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पहले मना करता था असलम जी, अब कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग ऑन योर प्राइवेट बिल्डिंग, ये भी आपका क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा एक केस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये सब हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 19 क्लाउज 1 ए में ये सब चीज लिखा गया है, नहीं,
ये सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों के द्वारा, अलग अलग जजमेंट के द्वारा ये राइट हमें प्रदान किए, प्रदत्त किए गए। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अलग अलग निर्णय में, जैसे नवीन जिंदल केस में कहा कि राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग आपका एक मौलिक अधिकार होगा, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके बारे में कहा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत, ये भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार। इसके लिए केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, इंपॉर्टेंट केस है, समझिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपका एक फंडामेंटल राइट है। इस केस के बारे में सुन लीजिए बस। रोमेश थापर एक कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, मतलब कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा के, सॉरी लीडर नहीं, मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी सोच के क्या हुआ करते थे? ये जर्नलिस्ट हुआ करते थे, पत्रकार हुआ करते थे, मार्क्सवादी सोच के। भाई अपना विचार है, अपना ओपिनियन है ना, अपनी सोच है, कोई भी किसी भी उसको फॉलो कर सकता है ना। तो वो मार्क्सवादी विचारधारा के थे और वो एक पत्रिका पब्लिश करते थे, जिस पत्रिका का नाम था क्रॉस रोड्स। क्या नाम था पत्रिका का? नाम क्रॉस रोड्स नाम हुआ करता था। और ये पत्रिका जो थी मद्रास गवर्नमेंट में, मद्रास क्या करती, मद्रास में ये सर्कुलेट होता था ये पत्रिका, और ये पत्रिका मद्रास में सर्कुलेट होता था। तो ये उसमें मार्क्सवादी चीजों को क्या करते थे? एक्सप्रेस करते थे, भड़काऊ चीजों को लिखते थे ना, मतलब कि जैसे कि लोगों के अंदर ऑफेंस का इंसाइटमेंट हो, लोगों के अंदर वायलेंस की वो हो, है ना, इस तरह से ये चीजों को लिखते थे। तो मद्रास गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। किसके आधार पर? कहा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर क्या है, इससे खतरा है, इस पत्रिका के संचालन से, इस पत्रिका के सर्कुलेशन से। तो मद्रास गवर्नमेंट इसे क्या कर देती है? बैन कर देती है इनकी पत्रिका को। तो ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं कि मद्रास गवर्नमेंट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कहते हैं कि मद्रास गवर्नमेंट ने हमारे फंडामेंटल राइट को स्नैच किया है, हमारे फंडामेंटल राइट को छीना है। सर मेरी पत्रिका है, मैं पत्रिका के जरिए अपने विचार क्या करता हूं? प्रकट करता हूं। मेरी पत्रिका है सर क्रॉस रोड्स, इसको मद्रास गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है सर। तो ये हमारे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए का क्या है? वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास गवर्नमेंट को, मद्रास गवर्नमेंट इधर आओ, हाउ डेयर यू, कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसके फंडामेंटल राइट को स्नैच किया? तुम्हें पता होना चाहिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आज के बाद से फ्रीडम ऑफ प्रेस ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स ने मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये भी क्या है? आपका एक फंडामेंटल राइट है। किसके तहत? आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। यहां तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ हो तो बताओ। हाँ जी, चलिए। इसके बाद जैसे किसी का पुतला जलाने का अधिकार है ना, पुतला दहन का अधिकार है ना, राइट टू स्ट्राइक नहीं, हड़ताल का अधिकार नहीं, याद रखना, हड़ताल का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन पुतला दहन का अधिकार यह आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू टेलीकास्ट, यानी राइट टू टेलीकास्ट, किसी चीज को टेलीकास्ट करने का अधिकार, यह भी आपका एक क्या है? फंडामेंटल राइट है। किसी का पुतला जलाने का अधिकार है ना, किसी का पुतला जलाने का अधिकार, पुतला जलाकर आप भी क्या करते हैं? अपने विचार को एक्सप्रेस करते हैं, उसके प्रति अपने भाव को प्रकट करते हैं, है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज की निंदा करनी है, कैसे करेंगे? मोदी जी का पुतला लेंगे, जला देंगे। लेकिन क्या मान लीजिए अगर आप सरकार की निंदा करना चाहते हैं, मोदी सरकार के किसी पॉलिसी की निंदा करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आप इंडिया का मैप लेके या इंडिया का फ्लैग लेके उसको जला सकते हैं? नो, इट इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट दोनों जोड़ सकती है। पार्लियामेंट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ सकती है। पार्लियामेंट जब जोड़ेगी तो वो संविधान में लिखा जाएगा, ये चीजें हैं, संविधान में उसे ऐड किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा क्या करती है, प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती है कि उसे संविधान में इंक्लूड करो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कह दिया कि भाई साहब जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है आज के बाद से फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत। राइट टू हेल्थ है आपका एक फंडामेंटल राइट होगा किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेश घूमने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट बस जजमेंट में बोल देगी, उसको संविधान में इंक्लूड नहीं किया जाता। पार्लियामेंट क्या करती है, अमेंडमेंट करती है और वहां पर संविधान में वो चीज लिखी जाती है। जैसे संविधान में संशोधन हुआ 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस के लिए आर्टिकल 15 क्लाउज 6 16 क्लाउज 6 क्या हुआ, लिखा गया वहां पर। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, जब बात करते हैं राइट टू टेलीकास्ट, या मतलब जो ये आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत, ये जो है आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या है, प्रतिबंध है। ये फंडामेंटल राइट अब्सोल्यूट नहीं है। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि एकमात्र फंडामेंटल राइट है जो कि अब्सोल्यूट है, जो कि पूर्ण है। बाकी कोई फंडामेंटल राइट आपका अब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए ये भी अब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर भी क्या है, प्रतिबंध है, और युक्ति युक्त प्रतिबंध है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि आपको बोलने से रोका जा सकता है लेकिन उसका एक वैलिड रीजन होगा। मान लीजिए पुलिस आपको बेवजह मनमाने तरीके से आपको बोलने से नहीं रोक सकती, आपके विचार प्रकट करने से नहीं रोक सकती, लेकिन रीजनेबल रीजन होने पर, वास्तविक कारण होने पर, वास्तविक कारण, वास्तविक ग्राउंड पर, वास्तविक आधार पर आपके इस बोलने के उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आपको एक्सप्रेस करने से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। और ये आर्टिकल 19 क्लाउज 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 19 क्लाउज 2 ये बात करता है किसकी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की। किसकी बात करता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की यानी कि युक्ति युक्त प्रतिबंध की, यानी आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए, इसके तहत जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है उस पर क्या है, प्रतिबंध है। यानी कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। 8 ग्राउंड्स पर, यहां पर 8 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं। 8 आधार है जिसके आधार पर आपके फंडामेंटल राइट को, यानी कि जो आपका आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए है, इसको वंचित, इससे आपको रोका जा सकता है। टेलीकास्ट का मतलब प्रसारण करना, असीम जी, है ना। टेलीकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। दूरदर्शन पर कुछ प्रसारण हो रहा है, रेडियो पर कुछ प्रसारण हो रहा है ना, या आप अपना कुछ यूट्यूब चैनल करके आप प्रसारित कर रहे हैं, कुछ भी प्रसारण, टेलीकास्ट कर, ठीक है। टेलीकास्ट मतलब बहिष्कार करना नहीं होता है भाई, है ना। चलिए 8 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहला ग्राउंड जो है वो है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते जिससे कि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता पर क्या हो, खतरा। आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई मैगजीन नहीं प्रसारित कर सकते हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी चीजों को बढ़ावा दे, जो क्या करेंगे, अलगाववादी चीजों को बढ़ावा दे। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को क्या करे, बढ़ावा दे। कहां पर, पंजाब में। आप ऐसा कोई भी चीज ना तो लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना दिखा सकते हैं जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो। क्लियर। दूसरा क्या आधार है, दूसरा ग्राउंड है, याद रखिएगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। आप अगर ऐसा कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेस करते हैं जिससे कि भारत की सिक्योरिटी पर खतरा हो, जब भारत की सुरक्षा पर खतरा हो, तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप डिफेंस में जाते हैं और बड़े पोस्ट पर आप पहुंच जाते हैं। आप मान लीजिए डिफेंस सेक्रेटरी या कोई बड़ा आपको, मतलब मान लीजिए कि आप
लद्दाख में हैं, जो लेह वाला क्षेत्र है ना, वहां पर हैं आप। और वहां पर आपको क्या है, आप एक मतलब क्या है, बहुत बड़े पद पर हैं। आपको एक क्या करना है, एक चीन के ऊपर क्या होना है, चीन के ऊपर एक हमले की तैयारी है। चीन के ऊपर एक हमले की तैयारी है ना। जो चीन ने जो हमारे कुछ क्षेत्र को क्या कर लिया है, मतलब छीन लिया, उसको हमें युद्ध से क्या करना है, युद्ध करके हम उस पर हमला करके उसे भारत में मिलाने वाले हैं। ये पूरा प्लान है और आपको ये जानकारी है। आपको वो क्या करना है, उस मुहिम को लीड करना है आपको। वो जो मतलब वॉर, वो चाइना के ऊपर जो मतलब कब्जा करना है कुछ जगहों को, जो कि भारत से वापस ले लिया है चाइना ने, भारत से मतलब छीन लिया है चाइना ने, उसको फिर से भारत वापस लेना चाह रहा है। और भारत उसके लिए क्या करेगा, वहां पर मतलब वॉर करके क्या करेगा, उसको भारत में मिलाएगा, कैप्चर किया जो है ना। और मान लीजिए आप उसके लीडर, आपको क्या किया गया है, लीड करने के लिए बोलोगे, आप बहुत बड़े मतलब मान लीजिए पोस्ट पर हैं, वहां पर मेजर हैं, है ना, या फिर उससे भी बड़े पोस्ट पर हैं, और आपका कोई परम मित्र है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपके कॉलेज का फ्रेंड है, आप उसके साथ मिलते हैं, है ना, कभी आते हैं, मिलते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, और बैठते हैं, बैठने के साथ आप क्या करते हैं, मान लीजिए डिफेंस में आप ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक करते करते आपने क्या किया, उसके साथ शेयर कर दी ये बात, वो जो आपका पत्रकार है, जो दोस्त है आपका, थोड़ा हल्के नशे में आपने उससे ड्रिंक के बाद बोल दिया, पता है तुम पत्रकारिता करो, हम ना अभी चीन वाला पूरा जो हमला ना हम ही लीड करना, होता है ना, आदमी को थोड़ा कहीं अपना बड़ाई करने का शौक होता है। वो कहेगा हम यहाँ पत्रकार है, ये है, वो कहेगा तुम पत्रकार हो, हैं, हमको अभी सरकार ने बोला है कि ये जो अभी चीन वाला जो कब्जा है ना, उसको हम लीड करना है, हमारे अंदर 500-600 सैनिक है, हम उसको बताएंगे कहाँ कैसे करना है, तुम क्या ऐसे पत्रकार बोल दी। और वो पत्रकार अब क्या कर रहा है, एकदम पूरा सूट बूट पहन के, ये है भारत चीन पर क्या करने वाली है, हमला करने वाली है, भारत जो है चीन के उन क्षेत्रों को क्या करने वाली है, चीन ने जो भारत का कब्जा किया उसको फिर से वापस लेने वाले, पूरा दिखा रहा है मैंने। अब गवर्नमेंट तुरंत करके बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लाउज 2 उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। आपको पता नहीं, अगर आपने कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस किया, कुछ भी ऐसा आपने प्रसारण किया, कुछ भी ऐसा आपने बोला, अगर उससे भारत की सुरक्षा पर खतरा होगा तो उसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो कैसे तुम दिखा सकते हो ये हम किस पर हमला करने वाले हैं, किस पर नहीं, ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बंद करो इसको, इसको आप नहीं दिखा सकते। उस न्यूज चैनल के प्रसारण को बंद किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 26/11 में क्या कर दिया मीडिया ने भाई, या ताज अटैक में मीडिया ने क्या कर दिया, ये बताइए। हाँ चलिए अगले, ये एनडीए वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही जज्बाती हैं, है ना। चलिए खैर, तीसरा है, तीसरा ग्राउंड क्या है, थर्ड पब्लिक ऑर्डर। तीसरा है पब्लिक ऑर्डर, यानी कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ना ही एक्सप्रेस कर सकते जिससे कि पब्लिक ऑर्डर क्या हो, गड़बड़, जैसे कि कम्युनल वायलेंस हो जाए, जैसे कि दंगा हो जाए, हाँ, जैसे कि लोग पटरी उखाड़ना शुरू कर दें। आप ऐसा ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना ही कुछ लिख मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो आपका गड़बड़ हो, है ना। हिंदी में लिखना है लिख लो, जब बोलते हैं उस समय हिंदी में लिख लिया करो, भारत की सुरक्षा, इसको हिंदी में लिख लो, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। हिंदी जब बोलते हैं ना तो खुद से भी कुछ कुछ काम कर लिया करो, है ना, ठीक है। कृष्ण कुमार जी, अपने से भी कुछ काम करिए, एकदम आप चाहेंगे कि एकदम चम्मच से ले जाके हम आपको एकदम खिला दें, कुछ दिन में कहेंगे सर हमको एग्जाम ही नहीं देना, आप ही एग्जाम दे दीजिए ना, है ना, काहेल हम सर इतना पढ़ेंगे, आप ही आइए एग्जाम दे दीजिए मेरा। मेहनत करना सीखो, है ना, जब हिंदी बोलते हैं लिख लिया करो। अगले पॉइंट पर चलते हैं, तीसरा है, इसे कहते हैं लोक
व्यवस्था। चौथा, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। आप अगर ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे कि हमारे विदेशी राज्य के साथ मित्रवत संबंध पर, विदेशी राज्य के साथ मित्रवत संबंध पर प्रभाव पड़ता। जैसे मान लीजिए सऊदी है, सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब के जो राजा हैं, मतलब जो वहां के किंग मोहम्मद सलमान जो भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान वहां के राजा, उसने अमेरिका के किसी पत्रकार को, है ना, कुछ मसूद अजहर ऐसे करके, कुछ अजहर मसूद ऐसे करके कुछ नाम था उनका, पत्रकार का, अमेरिकी पत्रकार था। वो वहां पर पत्रकारिता करने गया, उसको वो मार दिया, मरवा दिया मतलब, है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा रोहन, है ना, इतना बस पता है, ठीक। याद रखिएगा, सऊदी का जो किंग है उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। वो क्या करता है, वो अमेरिका के किसी पत्रकार को उसने मरवा दिया था, ठीक? मतलब ऐसा प्रकट नहीं हुआ, इंटरनल रिपोर्ट है कि उसने मरवा दिया है, मरवा दिया। अब मान लीजिए कि भारत सरकार और जो सऊदी अरेबिया की सरकार है, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट डील में जाने वाली है। मतलब एक दोनों के बीच में एक बहुत बढ़िया एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसके तहत भारत को फ्री में कई सारा कच्चा तेल मिलेगा। मतलब कच्चे दाम, मतलब सस्ते दाम पर क्या होगा, कच्चा तेल मिलेगा। भारतीय लोग जो वहां रह रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। वहां की कंपनी और रिलायंस, इसके बीच में कुछ डील साइन हो रहा है, ठीक। किसको लेकर के, मतलब कच्चे तेल के आदान प्रदान को लेकर के एरामको एक एग्रीमेंट साइन करने वाली है, एरामको और रिलायंस। या फिर ऐसे ही और भी कई सारी चीजें हैं। और यहां पर मान लीजिए भारत का कोई पत्रकार या भारत का कोई मीडिया या भारत का कोई व्यक्ति मीडिया पर अगर क्या कर रहा है, उसे गाली दे रहा है, उसको मतलब क्या कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है कि ये मर्डरर है, ये है, दिस है, दैट है ना। ये पत्रकार यहां पर पूरा चल रहा है न्यूज में कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ये मर्डरर है, इसने इसकी हत्या करवा दी, इस मतलब इससे घटिया इंसान नहीं है, ये दिस दैट पूरा चल रहा है। सही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब लेकिन इसके कारण जब डील होने वाली है, डील पे मोदी जी बैठे हुए, एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान बैठे हुए हैं, पूरा अब साइन होना। उधर मोहम्मद बिन सलमान का आदमी, सर देखिए ये थोड़ा इंडियन मीडिया वाला देखिए क्या बोल रहा है आपके बारे में सर, आपको सर वो मर्डरर बोल रहा है वहां पे आदमी सर आपको वहां पर पूरा आदमी वो सब आपको ना पूरा मर्डरर, पूरा घटिया आदमी ये सब कह रहा है सर वहां मीडिया वाला। देखिए सर सुनिए, ऐसे लेंगे मोबाइल दिखाएंगे ऐसे, देखिए मोदी जी बढ़िया नहीं हो रहा है, ये डील कैंसिल। यानी कि आप ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जिससे कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन, तुरंत मोदी जी फोन करेंगे, मतलब प्रेस कॉन्सल्टेंट ये कौन मीडिया वाला है जी, उसको बंद करो, बंद करो, हमारे यहां डील कैंसिल हो गया। यानी कि अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशन पर अगर प्रभाव पड़ता है तो आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखें। आगे बात समझ में इतनी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पांचवा ग्राउंड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना। मान लीजिए न्यायालय ने कहा, आप क्या करते हैं, न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया, मान लो न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, मान लेते हैं कि जो
अयोध्या में 2.71 एकड़ जमीन है, वहां पर रामलला या राम मंदिर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया। अब इस जजमेंट को लेकर आप क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेक्युलर नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट रिलीजन को देखकर फैसला देता है, जज जो है मतलब रिलीजन के आधार पर फैसला दे रहा है, जज ने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, हम यहां पर राम मंदिर नहीं बनने देंगे, दिस दैट जो भी। यानी कि जो कोर्ट का जो आदेश है, आप उस आदेश का क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। कोर्ट का जो आदेश है आप उसका विरोध कर रहे हैं। कोर्ट का जो आदेश है आप उसको लागू होने से रोक रहे हैं। मान लीजिए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि, हाई कोर्ट ने आदेश दिया या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रेलवे के पटरी के अगल बगल जितने भी इंक्रोचमेंट है, जितना भी अतिक्रमित जमीन है, अतिक्रमित मतलब जो घर बनाया हुआ है या जो सड़क के अंदर जो मतलब जो मेन शहर है, शहर के अंदर जो सड़क है उसके चारों तरफ जो इंक्रोचमेंट है उसको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, ऑर्डर दिया, और कोई इस ऑर्डर को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये गलत कर रही है, ऐसा नहीं कर सकते थे, जो क्रिटिसाइज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के किसी एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है वैलिड, और आप क्या कर रहे हैं, उस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस जज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको क्या किया जा सकता है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगला है डेफेमेशन। डेफेमेशन, डेफेमेशन या फिर जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं डिफेम करना, है ना। डेफेमेशन का मतलब एक तरह से अपमान होता है, डेफेमेशन का मतलब है ना किसी को डिफेम करना। मतलब मान लीजिए आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, है ना, बहुत बढ़िया इंसान हूं, किसी को मैंने कभी कुछ किया नहीं है ऐसा, और आप हमें डिफेम कर रहे हैं मार्केट में। आप हमारे बारे में बोल रहे हैं कि सर जो है ना, हमको फोन करके बोलते हैं कि हमसे तुम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमको तुम ये करो, हमारे हमारे हमको तुम क्या कहते हैं, पैसा भेजो, है ना, तुमको पढ़ाते हैं, इस तरह का। मान लीजिए आप हमें डिफेम कर रहे हैं मार्केट, मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, है? मैं मान लीजिए आपको पढ़ाता हूं, है ना, आप हमें डिफेम कर रहे हैं कि सर को पढ़ाने नहीं, पागल है वो आदमी, है ना, उसको कुछ भी पढ़ाने नहीं आता, इस तरह से आप डिफेम कर रहे हैं, आप मानहानि। यस, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं कि मैं वैसा नहीं हूं। अगर कोई मर्डरर है तो उसको मर्डरर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई हत्यारा है तो हत्यारा बोलो, कोई रेपिस्ट है तो रेपिस्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है और अगर आप उसे बोल रहे हैं तो फिर दिक्कत है, तो फिर समस्या है, तो फिर आपके ऊपर डेफेमेशन, आपकी उसके उस पर वंचित किया जा सकता है आपको बोलने से। एक बार ऐसा हुआ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा शशि थरूर, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड टैलेंटेड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द स्मार्ट एंड टैलेंटेड पॉलिटिशियन, एंड उनकी वाइफ थी सुनंदा पुष्कर। एक बार उनकी वाइफ जो है, मतलब उनका डेड बॉडी मिला किसी होटल में, ललित होटल या समथिंग कुछ होटल था दिल्ली में, वहां पर, या लीला होटल समथिंग जो भी था। तो उनके ऊपर लोगों ने कि उन्होंने ही अपने, मतलब लोग कहते हैं ना, मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने उसको क्या किया है, मरवाया है, अपनी वाइफ को मरवाया। तो एक व्यक्ति थे, एक पॉलिटिशियन है बीजेपी के, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद कहते हैं उनके बारे में कि ये जो शशि थरूर है ये एक मर्डरर है। शशि थरूर ने अपने वाइफ को मार दिया, अपनी वाइफ की हत्या कर दी। शशि थरूर ने तुरंत नोटिस भेजा किसे, रविशंकर प्रसाद को। हाउ डेयर यू, कैसे हिम्मत हुई आपको ये बोलने की, क्या कोर्ट ने प्रूफ किया है, क्या कोर्ट ने मुझे मर्डरर बोला है? अभी जब कोर्ट ने नहीं बोला तो आप कौन होते हैं हमें हत्यारा बोलने वाले, आप कौन होता है हमें मर्डरर बोलने वाले? आपने हमें डिफेम किया है,
आपने मेरा, आपके ऊपर मैं मानहानि का केस करूंगा, नोटिस भेजा उसे, रविशंकर प्रसाद को। जब कोर्ट ये नहीं बोल रही है कि मैंने मर्डर किया, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? हु आर यू? रविशंकर प्रसाद, मालिक गलती हो गई है ना, माफी मांगते हैं आकर कि ये हमसे गलती होगी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, है ना। यानी कि मतलब आप अगर किसी को डिफेम करते हैं, अवमानना करते हैं किसी का, तो उसके आधार पर आपके इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। सातवां है मॉरलिटी, मॉरलिटी एंड डिसेंसी। यानी कि आप अगर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो मॉरल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। मॉरल होना चाहिए, वो नैतिक होना चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ भी एक्सप्रेस करने का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, क्या आप मतलब क्या न्यूड घूम सकते हैं पूरे सड़क पर कि नहीं ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ये अनैतिक है। हमारे समाज में ये क्या है? अनैतिक माना जाता है, इमोरल है। ऐसा आप नहीं कर सकते। क्या मान लीजिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कोई भी किसी भी विचार को प्रकट करने का अधिकार है, तो क्या पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जा सकता है? पोर्नोग्राफी को हम बढ़ावा दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमारे समाज के हिसाब से क्या अनैतिक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और आठवां है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि किसी अपराध को बढ़ावा देना। यानी अगर आप कुछ बोलते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं, और उससे क्या होता है, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता है। किसी अपराध को बढ़ावा मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं, तुम सब लोग क्या करो, जाओ रेल पटरी उखाड़ दो। मैं आपको बोलूं, जाओ जितनी सरकारी मतलब बिल्डिंग है उसको जला दो। मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं, इंसाइट कर रहा हूं अपराध को अंजाम देने के लिए। ये मेरे मतलब जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बोलता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ मतलब एक्सप्रेस करता हूं जिससे क्या हो, मैं लोगों को भड़का रहा हूं, किसके लिए? वायलेंस के लिए, अपराध के लिए। क्लियर? नहीं, वो उसका रिलीजियस वो है ना मोहन जी, वो उनका रिलीजियस, वो धार्मिक मामला। आर्टिकल 26 आपको अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है ना? क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए ये हमारा फिनिश हो गया है। अब कब नेक्स्ट वीक जो होगी उसमें हम लोग आर्टिकल 19 को कंक्लूड करेंगे, और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 3 आर्टिकल जो है हम लोग कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारा फंडामेंटल राइट फिनिश हो जाएगा, है ना? 3 वाला रिपीट, 3 वाला मैंने लिखा है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब मान लीजिए आप कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं, उससे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, उससे पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था खराब हो जाती है ना? तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है? आप ऐसा कुछ बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जिससे कि दंगा हो जाता है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, है ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। 7वां कहते हैं नैतिकता, लिख लीजिए नैतिकता, है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।